28 सितंबर 1987 ब्राजील के शहर गुआइनिया में एक औरत तेजी से भागती हुई हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिस में दाखिल होती है। उसके हाथ में एक पुराना धूल भरा बैग था। औरत ने उसे डेस्क पर पटक दिया और बोला, इस बैग के अंदर जो चीज है वो मेरे परिवार को मार रहा है। अब डॉक्टर को ये बात काफी अजीब लगी। आखिरकार उस बैग में कुछ पुरानी टूटी फूटी चीजें थी और एक चमकीला सा पाउडर नजर आ रहा था। लेकिन सिर्फ 24 घंटों के अंदर डॉक्टर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उन्हें खुद इस सामान की मिस्टीरियस ताकतों पर विश्वास करना पड़ा, क्योंकि वो औरत सही थी। इवन सच्चाई तो ये थी कि उस बैग में रखे मिस्टीरियस चीज सिर्फ उस महिला के परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे शहर के लोगों को धीरे धीरे मार रही थी, जिसे रोकने के लिए लिटरली ब्राजील सरकार को पूरे शहर को सील करना पड़ा, वो भी उसमें मौजूद लाखों लोगों के साथ। तो आखिर ऐसा क्या खतरनाक छुपा था इस मिस्टीरियस बैग में, और कैसे एक टूटा फूटा कबाड़ पूरे शहर को मार रहा था, और आखिर इस बैग में वो चमकने वाला पाउडर था क्या? पर इस वीडियो में एंड तक बने रहो और आपको एक एक करके इन सभी सवालों का जवाब मिलता रहेगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत साल 1985 में गुआइनिया के इस प्राइवेट हॉस्पिटल से होती है, जहां काफी एडवांस इक्विपमेंट्स के जरिए पेशेंट्स का इलाज किया जाता था। ये मशीन्स करोड़ों की कीमत की थी, लेकिन कुछ लीगल केसेस के चलते एक दिन अचानक से इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया और इसमें मौजूद सभी मेडिकल मशीन्स को वैसे ही छोड़ दिया गया। अब समय बीतने के साथ साथ वो इमारत एक खंडर बन गई। इवन उसके पास से गुजरने वाले लोगों को कुछ अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। ज्यादातर लोगों का मानना था कि ये आवाजें हॉस्पिटल में दम तोड़ने वाले मरीजों की आत्माओं की थी, जिस वजह से अब इस पुरानी हॉस्पिटल की इमारत को लोग भूतिया मानने लगे थे। लोग रात के समय में इसके पास से गुजरने से भी डरते थे। लेकिन एक दिन दो चोरों ने हिम्मत करके इस हॉस्पिटल में जाने की सोची, क्योंकि उन्हें यकीन था कि इस पुराने हॉस्पिटल में आज भी कुछ पुराने और महंगे मेडिकल इक्विपमेंट्स मौजूद होंगे। लेकिन उन दोनों को अंदाजा नहीं था कि इस भूतिया हॉस्पिटल में चोरी सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि पूरे शहर की जान जोखिम में डालने वाली थी, और इवन कईयों की तो जान ही लेने वाली थी, जिनमें एक 6 साल की बच्ची भी शामिल थी। तो 13 सितंबर 1987 रॉबर्टो एल्वेस और वैगनार पेरियारा नाम के ये दोनों चोर इस खतरनाक और वीरान हो चुके हॉस्पिटल में घुसते हैं। ये दोनों कई घंटों तक हॉस्पिटल के हर कमरे और हर कोने को छान मारते हैं महंगी चीज ढूंढने के लिए। तभी इनकी नजर दूर एक कोने में रखी एक बड़ी सी मेडिकल मशीन पर पड़ती है, जो देखने में काफी एक्सपेंसिव लग रही थी। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके हाथ जो लगा है वो सिर्फ एक पुराना उपकरण नहीं बल्कि मौत का सामान है। मशीन काफी बड़ी और भारी थी, इसलिए एक ही बार में उसे ले जाना संभव नहीं था। इसलिए एल्विस और वैगनार ने इसे अलग अलग हिस्सों में तोड़ने का फैसला किया। अब सबसे महंगा और अजीब हिस्सा जो उन्हें मिला वो था एक स्टेनलेस स्टील का बेलनाकार हिस्सा, जो मशीन के बिल्कुल सेंटर में मौजूद था। अब इसे देखकर उन्हें लगा कि ये सबसे मूल्यवान चीज होगी, और यही उनकी जिंदगी की आखिरी सबसे बड़ी गलती थी। देखो, जब ये दोनों उस मशीन से इस मिस्टीरियस हिस्से को निकाल रहे थे तभी उन दोनों को कुछ अजीब महसूस होने लगा। कुछ ही घंटों में वो दोनों कांपने लगे और उल्टियां करने लगे। उन्होंने इसका कारण हॉस्पिटल की भूतिया कहानियों को समझा और तेजी से उस मशीन के मिस्टीरियस महंगे दिखने वाले हिस्सों को निकालकर हॉस्पिटल से भाग गए। वापस घर आकर इन दोनों ने अब इस मिस्टीरियस सिलेंडर को खोलने की कोशिश की, जो काफी मजबूत स्टेनलेस स्टील और लेड मेटल से बना था। पर अब दोबारा एल्विस और वैगनार के साथ कुछ अजीब हो रहा था। जितना ज्यादा ये लोग इस मिस्टीरियस सिलेंडर को खोलने की कोशिश कर रहे थे, उतनी ही तेजी से इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। इवन वैगनार का तो हाथ धीरे धीरे लाल होकर फूलने लगा था, मानो वो अंदर से जल रहा हो। इस दर्द को ना सह पाने के कारण वैगनार ने इस मिस्टीरियस सिलेंडर को अपने आप से दूर किया और इसे रॉबर्टो एल्विस के पास छोड़कर खुद एक डॉक्टर के पास अपनी हालत दिखाने चला गया। डॉक्टर ने इसे एलर्जी का मामला मानकर नजरअंदाज कर दिया, पर वैगनार की हालत अब और बिगड़ने वाली थी। अब उधर एल्विस ने अपनी बीमार हालत को नजरअंदाज करते हुए मशीन को खोलने की कोशिश जारी रखी। एल्विस को इस सख्त सिलेंडर को तोड़ने में 3 दिन लग गए। सिलेंडर के टूटने पर उसे कई वैल्यूएबल मेटल पीसेस मिले और उनके बीच
एक खूबसूरत बैटरी जितना बड़ा एल्यूमिनियम सिलेंडर था। अब जब एल्विस ने उसे हाथ में लिया तो वो उसे काफी गर्म महसूस हुआ। इस एल्यूमिनियम सिलेंडर के बिल्कुल ऊपर के हिस्से पर एक छोटी सी कांच की खिड़की जैसी शेप बनी थी। जब एल्विस ने इसके अंदर देखा तो उसे कुछ चमकदार चावल के दाने जैसे पार्टिकल्स नजर आए। अब उसे लगा कि ये काफी वैल्यूएबल मटेरियल होगा। इसी वजह से एल्विस ने कांच को तोड़कर एल्यूमिनियम सिलेंडर के इस पाउडर को बाहर निकाल लिया, जिसे टच करते ही ये चावल के दाने जैसे पार्टिकल्स पाउडर में बदल गए और एल्विस के हाथों पर चिपकने लगे। एल्विस को अब यकीन हो गया था कि इस मिस्टीरियस सिलेंडर में अब कोई भी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल चीज नहीं बची है, इसलिए उसने इस पूरे टूटे फूटे धातु के हिस्सों को पास के एक कबाड़ी बाजार में बेच दिया। अब वहां पर इस सब्सटेंस को खरीदने वाले शख्स डेवियर फेरियरा ने इसे अपने घर ले जाकर रख दिया। रात होते ही फेरियरा ने देखा कि इस टूटे फूटे सामान से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही है। जब उसने और करीब जाकर देखा तो वहां उसे वही छोटे छोटे एल्यूमिनियम सिलेंडर्स मिले, जिनमें वही चावल जैसे सब्सटेंसेस थे जो नीली रोशनी निकाल रहे थे। अब उसे लगा कि ये कोई कीमती पत्थर हो सकता है या फिर कोई जादुई चीज हो सकती है। फेरियरा इसकी चमक से इतना आकर्षित हो गया कि उसने लगभग 3 दिन तक आसपास के लोगों, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को अपने घर बुला बुलाकर इस सब्सटेंस की जादुई चमक को दिखाई। अब बाकी लोग भी इससे काफी प्रभावित हुए। कुछ लोगों ने तो इस एल्यूमिनियम सिलेंडर के चमकदार पाउडर का थोड़ा सा हिस्सा फेरियरा से अपने घर ले जाने की रिक्वेस्ट भी करी। फेरियरा जो एक अच्छा इंसान था, सबकी रिक्वेस्ट पूरी करते हुए इस मिस्टीरियस सब्सटेंस का थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबको दे दिया करता था। किसी ने इसे अपने घर ले जाकर बच्चों को दिखाया तो किसी ने किसी क्रीम की तरह इसे अपनी स्किन और कपड़ों पर लगा लिया। अब इन्हीं लोगों में से एक थे फेरियरा के भाई ईवो, जिन्होंने इस सब्सटेंस को अपनी 6 साल की बेटी को खेलने के लिए दे दिया। उस मासूम के लिए इस पाउडर की चमक किसी जादू से कम नहीं थी। अब उसने इस पाउडर को अपने चेहरे पर लगा लिया और कुछ पाउडर अपनी सैंडविच के अंदर डालकर खा भी लिया। लेकिन वो मासूम इस बात से अनजान थी कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि इस चमकदार सब्सटेंस में एक ऐसी इनविजिबल शक्ति छुपी हुई थी ना, जो इसे छूने वालों से लेकर इसके आसपास से गुजरने वाले हर इंसान को अपनी मौत के और करीब ले जा रही थी। तो दोस्तों, जब से फेरियरा के घर में यह मिस्टीरियस सिलेंडर का टूटा हुआ कबाड़ आया था, तब से उसके परिवार के कई लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे थे। उसकी पत्नी मारिया को तेज बुखार, उल्टी और त्वचा पर अजीब सी चक्के हो गए थे। और उस दिन एग्जीबिशन में इस चमकदार एल्यूमिनियम सिलेंडर को देखने आए हर एक इंसान को भी वहां से बीमारियां हो गई थी, स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने सिलेंडर के अंदर के चमकदार पाउडर को छुआ था। अब इस सब में ना सबसे गंभीर हालत थी फेरियरा के भाई की बेटी, यानी उसकी 6 साल की भतीजी लीसिया की। उसने इस मिस्टीरियस पाउडर को लगाने के साथ साथ निगल भी लिया था। इसके बाद से उसे तेज बुखार, लगातार उल्टी और पूरी बॉडी पर जलने जैसे रैशेस हो गए थे। उसकी हालत दिन ब दिन और ज्यादा खराब होती जा रही थी और ये वही समय था जब फेरियरा की पत्नी मारिया को इस पूरी घटना में एक पैटर्न नजर आने लगा। मारिया ने देखा कि यह बीमारी उसे और उसके पति को तब से हुई है जब से उनके घर में ये मिस्टीरियस सिलेंडर के टुकड़े और ग्लोइंग पाउडर आया है, और जिसने भी इसे छुआ है ना, उनमें भी उन्हीं जैसी बीमारी के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। मतलब ये पुराने कबाड़ जैसा दिखने वाला मिस्टीरियस सामान ही इस अचानक बीमारी के पीछे का कारण हो सकता है। इस बात को समझने के बाद मारिया ने अपने पति की कबाड़ की दुकान से उस मिस्टीरियस सिलेंडर के बचे हुए हिस्सों और उस एल्यूमिनियम सिलेंडर के चमकदार पाउडर को एक बैग में भरकर गुआइनिया के हेल्थ डिपार्टमेंट ले जाने का फैसला किया। अब ये बैग काफी भारी होने की वजह से मारिया ने अपने पति के स्क्रैप यार्ड में काम करने वाले गेराल्ड दे सिल्वा से इसे उठवाने में मदद ली। बैग लेकर दोनों एक लोकल बस में बैठे, लेकिन इस बैग के मिस्टीरियस सब्सटेंस की वजह से उस बस में बैठे हर इंसान अब धीरे धीरे बीमार होने लगा। फाइनली मारिया हेल्थ डिपार्टमेंट पहुंची और डॉक्टर के पास जाते ही उस बैग को उनकी डेस्क पर रख दिया और बोली, ये जादुई सामान मेरे परिवार को मार रहा है। अब डॉक्टर ने पहले तो इस बीमारी को इतनी गंभीरता से नहीं लिया और मारिया उनकी फैमिली में फैली इस बीमारी को एक साधारण सी एलर्जी या संक्रमण मान लिया।
लेकिन मारिया की बातों ने डॉक्टर को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब जब डॉक्टर ने उस बैग को अपने ऑफिस के बाहर एक कुर्सी पर रखा तब कुछ अजीब हुआ, क्योंकि कुछ समय बाद उस मिस्टीरियस सामान के पास से गुजरते ही उन्हें थकान और बेचैनी महसूस होने लगी। इस समय डॉक्टर ने एक और बात नोटिस करी कि मारिया के जैसे शहर के कई हिस्सों में इस बीमारी का फैलाव हो चुका था। लोगों के शरीर पर जलने जैसे निशान, बाल झड़ने और अंगों में सूजन जैसे सिम्टम्स दिखने लगे थे, मानो एक एपिडेमिक पूरे शहर में फैल गया हो। लोगों में डर और भ्रम था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बीमारी हो क्यों रही है और इसका सोर्स क्या है। लेकिन वो डॉक्टर जो सूटे सिलेंडर और चमकीले पाउडर को देख रहा था, बस यही सोच रहा था कि क्या सच में ये चीजें पूरे शहर के लोगों को मार रही है। असली वजह अभी भी एक गहरा रहस्य थी। वो चमकता पदार्थ था क्या और क्यों ये इतनी तबाही मचा रहा था? अपने इन सवालों का जवाब जानने के लिए डॉक्टर ने फोन उठाया और एक फेमस लोकल फिजिसिस्ट डॉक्टर अलोंसो मोंटोया को कॉल किया। मोंटोया, जिन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर की सारी बातें गंभीरता से सुनी, जिन बात से वो काफी हैरान रह गए, फिर भी उनके पास डॉक्टर के सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद फिजिसिस्ट डॉक्टर अलोंसो मोंटोया को गुआइनिया के ही एक हॉस्पिटल से एक और डॉक्टर का कॉल आया, जो डॉक्टर अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहा था। उसने भी मोंटोया को शहर में एक एपिडेमिक टाइप सिचुएशन के बारे में बताया। उसने बताया कि लोग हजारों की संख्या में एक अनजानी बीमारी से बीमार हो रहे हैं, जिनके सिम्टम्स उल्टी, दस्त और शरीर पर जलने के घाव है। अब मोंटोया को यकीन हो गया कि शहर में कुछ अजीब जरूर चल रहा है, जिसका कनेक्शन हेल्थ डिपार्टमेंट में रखे उस मिस्टीरियस बैग के सामान से है, जिसके बारे में उन्हें पहली कॉल मिली थी। जिसके तुरंत बाद उन्होंने गुआइनिया के पर्यावरण विभाग को सूचित किया और किसी विशेषज्ञ को उस बैग और शहर में चल रही इन अनयूजुअल चीजों की जांच के लिए भेजने को कहा। अब दोस्तों, यहीं से हमारी कहानी में एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसने स्टोरी को और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ दे दिया। ये थे डॉक्टर वाल्टर फेरिएरा, जो गुआइनिया के पर्यावरण विभाग के एक एम्प्लॉय थे। वो इन सब घटना के दौरान अपनी छुट्टियों पर थे, पर जब उन्हें इन बातों के बारे में बताया गया तो उनके अंदर एक डर सा पैदा हो गया और कहीं ना कहीं वो ये समझ गए कि शहर में कुछ बड़ा गलत हो रहा है। फिर भी उन्होंने खुद वहां जाकर इस मामले की जांच करने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने एक स्थानीय एजेंसी से एक खास डिवाइस लिया और एक गाड़ी में बैठकर ड्राइवर से कहा कि उन्हें शहर ले जाए। जब वॉल्टर ने शहर में एंट्री ली तो उन्हें वहां के हालात काफी अजीब लगने लगे। इतना ही नहीं, वॉल्टर को भी अपनी तबीयत कुछ खराब महसूस होने लगी। उन्होंने तुरंत अपनी पॉकेट से डिवाइस निकाला और उसे ऑन करके शहर की हवा को नापने लगे, पर डिवाइस की रीडिंग्स देखकर वॉल्टर की सांसें एक पल के लिए थम सी गई। सुई पूरी लाल थी और डिवाइस मैक्सिमम डेंजर शो कर रहा था। कुछ पल के लिए वॉल्टर को लगा कि शायद उनका डिवाइस ही खराब हो गया है, क्योंकि ये रीडिंग्स तो संभव ही नहीं थी। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए उन्होंने ड्राइवर से वापस एक लोकल एजेंसी चलने को कहा, ताकि वो एक नया डिवाइस ला सके। कुछ देर बाद जब वॉल्टर नए डिवाइस के साथ शहर में दोबारा घुसे और इसे ऑन किया, तब रीडिंग्स ने फिर से वही दिखाया, मैक्सिमम लेवल ऑफ डेंजर। यह डिवाइस था सिंटिलेशन काउंटर, जो न्यूक्लियर प्लांट्स के आसपास खतरनाक लेवल्स ऑफ रेडिएशन डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। और गुआइनिया के शहर में यह डिवाइस आयोनाइजिंग रेडिएशन के इतने खतरनाक लेवल शो कर रहा था कि शहर की हवा तक रेडियो एक्टिव हो गई थी, जो इंसानों के ऑर्गन्स को अंदर तक डैमेज कर रही थी। रेडिएशन लेवल्स देखकर वॉल्टर समझ गए कि यहाँ कुछ बहुत ही बड़ा और खतरनाक हुआ है। फिर वो सबसे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट के बाहर कुर्सी पर रखे उस बैग के पास गए, जिसे इस पूरे आपदा का सोर्स माना जा रहा था। अब वॉल्टर ने जब चेयर पर रखे बैग के पास अपनी सेंटिलेशन काउंटर ऑन किया, तो इस बैग से निकलने वाले रेडिएशन का लेवल डिवाइस की मापने की क्षमता से कई गुना ज्यादा था, मानो ये बैग कोई एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्टर हो। पर आखिर इस बैग में ऐसा क्या था जिससे इतने खतरनाक लेवल ऑफ रेडिएशन निकल रहे थे? जब वॉल्टर ने बैग को ध्यान से देखा तो उन्हें समझ में आया कि ये एक रेडियोथेरेपी मशीन का रेडियो एक्टिव कोर है, जो कैंसर पेशेंट्स के इलाज में यूज होता है। इसमें मौजूद चमकदार पाउडर कुछ और नहीं बल्कि रेडियो एक्टिव सीजियम सॉल्ट है, जो रेडियो आइसोटोप सीजियम 137 से बनाया जाता है। ये एक हाईली रेडियो एक्टिव मटेरियल है
जो इजीली हवा और पानी में घुल सकता है और इंसानों के लिए जानलेवा रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन का कारण बन सकता है। इस पाउडर की थोड़ी सी मात्रा भी अगर शरीर के अंदर चली जाए ना तो इंसान की जान ले सकती है और उसके शरीर के हर एक अंग को इतना रेडियो एक्टिव बना सकती है कि वो हजारों सालों तक रेडिएशन एमिट करता रहे, जो कि यहाँ पर हुआ भी, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो दोस्तों, इस बैग में मौजूद सामान की जांच के बाद अब वॉल्टर समझ गए थे कि ये पूरा शहर इस पाउडर से निकले रेडिएशन की चपेट में आ चुका है। और वॉल्टर ये सोच ही रहे थे कि तभी उनकी नजर इस बैग के चारों तरफ तेजी से भागकर आते हुए फायर फाइटर्स की एक टीम पर पड़ी, जिन्हें हेल्थ डिपार्टमेंट ने रेडियो एक्टिव सामान को डिस्पोज करने के लिए बुलाया था। उनका परफेक्ट प्लान था कि ये रेडियो एक्टिव सामान से भरा बैग पास की एक नदी में डाल दिया जाए, लेकिन वॉल्टर ये समझ गए थे कि अगर ऐसा हुआ तो ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी बन सकती है, क्योंकि इस तरह रेडियो एक्टिव मटेरियल नदी के पूरे पानी को रेडियो एक्टिव बना देगा, जिससे सिर्फ ये शहर ही नहीं बल्कि पूरी कंट्री एक न्यूक्लियर इमरजेंसी के खतरे में आ जाएगी। इस स्थिति को संभालने के लिए वॉल्टर ने फायर फाइटर्स को तुरंत ही रोका। अब वॉल्टर के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इस न्यूक्लियर मटेरियल को कैसे हैंडल किया जाए। इसके लिए उन्होंने एक बड़ा सा सीवेज पाइप लिया और उसे ध्यान से एक क्रेन के जरिए कुर्सी के ऊपर इस तरह लाया गया कि बैग और उसमें रखा हुआ पूरा रेडियो एक्टिव मटेरियल उसके अंदर आ जाए। फिर धीरे धीरे क्रेन की मदद से पाइप को कुर्सी पर रख दिया गया और उसके अंदर कंक्रीट भर दिया गया। अब प्रॉब्लम अभी भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई थी, लेकिन अब वॉल्टर ने पूरी सिचुएशन को अपने हाथ में ले लिया था। उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को तुरंत इवैक्यूएट करने के आदेश दिए और इस शहर में हुए न्यूक्लियर डिजास्टर की न्यूज गवर्नमेंट अथॉरिटीज तक पहुंची। इसके तुरंत बाद पूरे शहर में एक न्यूक्लियर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई और आर्मी एंड पुलिस ने मिलकर पूरे शहर को कंट्री से अलग करके सील कर दिया। पूरे शहर में रेडिएशन लेवल्स को ट्रैक करते हुए टोटल 85 रेसिडेंट्स और 14 हाईली रेडियो एक्टिव एरियाज को मार्क किए गए, जिन्हें अथॉरिटीज ने तुरंत डिमोलिश करने का आदेश दिया, क्योंकि ये पूरा एरिया इतना रेडियो एक्टिव हो गया था कि वहां का हर सामान जानलेवा रेडिएशन एमिट कर रहा था। साथ ही साथ शहर के पास मौजूद एक स्टेडियम को रेडिएशन टेस्ट साइट बनाया गया। शहर में मौजूद लगभग 1 लाख लोगों की बॉडी में रेडिएशन लेवल्स को चेक किया गया, जिनमें से करीब 249 लोगों में हाई रेडिएशन लेवल्स डिटेक्ट किए गए, जिनकी हालत काफी गंभीर थी। जिनमें से 20 लोग ऐसे थे जो इतना हाई रेडिएशन से अफेक्टेड थे कि उनका यूरिन और दूसरे बॉडीली फ्लूइड्स भी रेडियो एक्टिव बन चुके थे। इन सबको कई महीनों तक और कुछ लोगों को तो सालों तक स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर में रखा गया। इस न्यूक्लियर ट्रेजेडी में टोटल 4 लोगों की मौत हुई, जिनमें से सबसे दर्दनाक मौत थी 6 साल की लुइजिया फेरियरा की, क्योंकि उसने इस पाउडर को अपने सैंडविच पर लगाकर खा लिया था, जिसके कारण उसकी बॉडी के ऑर्गन्स और हड्डियां तक रेडियो एक्टिव बन चुकी थी। जब लुइसिया की डेथ के बाद उसकी फैमिली ने उसे शहर के कब्रिस्तान में दफनाने की कोशिश की तो लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया। 2000 लोग कब्रिस्तान के आसपास प्रोटेस्ट करते हुए कह रहे थे कि रेडियो एक्टिव रिमेन्स के कारण आसपास का एरिया भी रेडियो एक्टिव बन सकता है। इसके बाद उस बच्ची की बॉडी के लिए एक स्पेशल रेडियो एक्टिव प्रूफ मटेरियल का कॉफिन बनाया गया और फिर उसका ब्यूरियल परफॉर्म किया गया। पूरे शहर में हुई इस टूट फूट से टोटल 3500 क्यूबिक मीटर न्यूक्लियर वेस्ट कलेक्ट किया गया, जिसमें उस हॉस्पिटल से निकले उस मिस्टीरियस सिलेंडर कंटामिनेटेड मटेरियल और सीजियम 137 पाउडर भी शामिल था। इस पूरे वेस्ट को 275 लॉरीज के जरिए शहर से करीब 24 किलोमीटर दूर मौजूद एक अननोन साइट पर ले जाया गया और गहरे बोरवेल गड्ढों में दबा दिया गया, जो न्यूक्लियर वेस्ट आज भी वहीं पर दफन है। अब इस घटना के पीछे आज भी कई सवाल है, जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। सबसे पहला सवाल, आखिर शहर में मची इस तबाही का जिम्मेदार कौन था? वो 2 चोर, हॉस्पिटल में एक रेडियो एक्टिव मशीन छोड़ देने वाला हॉस्पिटल ओनर, या अबैंडन हॉस्पिटल की जांच ना करने वाली अथॉरिटी? वेल, आपके हिसाब से क्या लगता है, आखिर इस दर्दनाक घटना का असली जिम्मेदार कौन होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है ऐसे ही एक डीमन कोर के बारे में। एक ऐसा बॉल जो कि जब जब चमकदार तरीके से चमकता था तो उसके आसपास मौजूद लोग जिंदा नहीं बच पाते थे।
अब आखिर ये बॉल आया कहाँ से था और उसको डीमन कोर नाम क्यों दिया गया था, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।